बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ एमसीक्यूज़ से रिलेटेड है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजिकल ट्रेंड्स और उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल मेथड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं, वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ इज़ स्टडीड बाय द ब्रांच विच इज़ कॉल्ड एज। अच्छा, तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम सारे के सारे जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो ब्रांच जो है वो हम किस ब्रांच को हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं: सोशल बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मेराइन बायोलॉजी। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक रिसेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, जो कि डील करती है बेसिकली वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। इंसानों की भलाई व बहबूद के लिए ये काम करती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो कि मॉडर्न हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है ये, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जेनेटिक्स से रिलेटेड हम जीन्स की थेरापी करके, जीन्स को चेंज करके, उनको मॉडिफाई करके हम बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर इज़ कॉल्ड। जो एनिमल्स होते हैं नेचर में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं। तो देयर आर फोर ऑप्शन: जू जियोग्राफी, बायोडाइवर्सिटी, जियोग्राफी और वाइल्ड लाइफ। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच जू जियोग्राफी। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि हमें बताती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, वेरिएट करते हैं। ज्योग्राफी हमें बताती है कि जो वर्ल्ड है वो दुनिया में कहाँ कहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ में भी हम यही चीज़ स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह उनका हैबिटाट अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज: ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल एंड द ऑर्गेनेल्स एट मोलिकुलर लेवल। तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? देयर आर फोर ऑप्शंस अगेन: मोलिकुलर बायोलॉजी, मेराइन बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है मोलिकुलर बायोलॉजी। देन हमारे पास एमसीक्यूज है, वो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि आइडेंटिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन करती है फॉसिल्स के बारे में। तो हमारे पास वो जो ब्रांच होती है वो होती है पैलेंटोलॉजी। ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि फॉसिल्स को स्टडी करती है उसको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। अब इस पैलेंटोलॉजी में भी एक आती है जू पैलेंटोलॉजी और दूसरी आती है फाइटो पैलेंटोलॉजी। जू पैलेंटोलॉजी जो होती है वो एनिमल्स के फॉसिल से रिलेटेड स्टडी होती है, और जो फाइटो होती है वो होती है प्लांट से रिलेटेड जितने भी हमें रिमेन्स मिलते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी होती है, वो होती है फाइटो पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास: हाउ मेनी बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ द टोटल मास इन ह्यूमन बॉडी। तो इंसानों के अंदर कितने वो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 99% जो है वो टोटल बॉडी का मास बनाते हैं। तो देर आर टोटल 92 एलिमेंट्स इन द नेचर। जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में 92 एलिमेंट्स होते हैं नेचर के अंदर, जिसमें से 60 जो होती हैं 60 वो होते हैं बायो एलिमेंट्स। उन 60 में से जो 6 होते हैं वो होते हैं मेजर बायो एलिमेंट जो कि बनाते हैं 99% ऑफ द ह्यूमन बॉडी मास। अब हमारे पास जो कार्बन होता है उसकी ह्यूमन बॉडी में कितनी परसेंटेज होती है, ये भी एमसीक्यूज़ है, कॉमन आस्क किया जाता है। तो जो कार्बन होता है इंसान की बॉडी के अंदर वो तकरीबन हमारे पास 18% प्रेजेंट होता है। उसके बाद होता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म द सिमिलर और स्पेसिफिक फंक्शन। जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं, सब एटॉमिक से लेकर एटॉमिक से, एटॉमिक के बाद आता है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर के बाद आता है हमारे पास सेल्यूलर, देन सेल्यूलर के बाद जो आता है वो आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब सिमिलर टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टिश्यू। और टिश्यू जो होता है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है।
Various organs in plants and various organ systems in animals are assembled together to form. जो वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म. देन हमारे पास है पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं. इन द सेम हैबिटाट फॉर्म्स अ, ये हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, जिसमें स्पेशी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर. स्पेशी क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करें, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी करें और इसके अलावा वायबल ऑफ स्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस करें. उसके बाद हमारे पास बनती है पॉपुलेशन. जब सिमिलर स्पीशीज़ होती हैं तो वो बनाती हैं पॉपुलेशन. जब डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, और एनिमल्स में भी डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ आते हैं, तो वो बनाते हैं एक कम्युनिटी, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी. देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10. अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग इट्स मेक. ये क्या बनाता है? जब कम्युनिटी होती है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो जब नॉन लिविंग के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या इंटरएक्ट करें तो वो आ जाता है इकोसिस्टम के अंदर. जो रिसेंट एरा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो वो कौन सा एरा है? वो है सीनोजोइक एरा. जो अभी एरा चल रहा है, मॉडर्न एरा, जो प्रेजेंट एरा है, उसे हम कहते हैं सीनोजोइक एरा. उसके बाद है द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस इज कॉल्ड. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यूज नेक्स्ट. दैट which one of the following is correct sequence in biological method. बायोलॉजिकल मेथड में कौन सी करेक्ट सीक्वेंस होती है? तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप्स आते हैं वो आते हैं ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के बाद आता है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस के बाद आता है डिडक्शन. डिडक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी कि टेस्ट करते हैं उस डिडक्शन को. तो इसमें से हमें कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें नज़र आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी. देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टेटमेंट मेड बाय अ साइंटिस्ट दैट मे और मे नॉट बी ट्रू. तो वह ऐसी टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस. वो एक टेम्पररी स्टेटमेंट होती है जो कि रिलाई करती है एक्सपेरिमेंट पर, आइदर इट इज़ ट्रू और इट इज़ फॉल्स. उसके बाद होता है रीजनिंग. हमारे पास देर आर two ways of formulating your hypothesis. One is inductive reasoning, another is deductive reasoning. तो जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो ऐसी रीजनिंग होती है जिसमें हम इफ़ और देन का इस्तेमाल करते हैं और अपनी स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं इफ़ और देन को यूज़ करके, जिसमें हम जाते हैं फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक. जनरल से लेकर हम कहाँ जाते हैं? स्पेसिफिक रीजनिंग तक जाते हैं. हम कोई हम स्टेटमेंट लेते हैं, उसको हम पहले बात करेंगे उसको जनरली, उसके बाद हम उसकी बात करेंगे स्पेसिफिकली. तो ऐसी रीजनिंग कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग. नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन द टेक्निक विच इज़ यूज टू चेक वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट. तो वो ऐसी टेक्निक जिसमें हम वो यूज़ करते हैं क्या चेक करने के लिए कि जो प्लांट्स है वो उसके लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल नहीं है. तो वो उसमें आ जाती है हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर. इट इज़ द सॉइललेस कल्चर. इसमें हम पानी में ही प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं और वहाँ पर उनको हम ऐसा मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम उनको पूरे के पूरा ग्रो करवाते हैं. और उनमें से हमें ये भी पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर प्लांट कौन कौन सा न्यूट्रिएंट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है. इस तरह हम ये चीज़ भी मालूम कर सकते हैं. देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ मेथड इन विच पेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नेचुरल एनिमीज इज कॉल्ड. ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करें, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें जो कि पेस्ट या माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करे, नेचुरली एनिमीज़ को भी डिस्ट्रॉय करे. ऐसे बायोलॉजिकल मेथड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करते हैं ताकि वो क्या करे,
जो छोटे छोटे और माइक्रोब्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको वो किल करता है। इस मेथड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। फॉर सपोज जब मॉस्किटोज बढ़ जाते हैं तो मॉस्किटोज को ड्रैगन फ्लाइज काटते हैं, इसलिए हम ड्रैगन फ्लाई को ड्रैगन फ्लाई हॉक्स भी कहते हैं। ये एक क्या है, ये एक बायोलॉजिकल मेथड होता है। इसी तरह हम और से बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं। इसी तरह हम पानी में कुछ मछलियाँ छोड़ देते हैं जो कि ऐसे माइक्रोब्स के लार्वा खाती हैं जो कि उनके लिए, जो हमारे लिए और उसके अलावा मेराइन लाइफ के लिए भी वो हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करवाना ताकि वो आगे हार्म ना पहुंचाए हमें, इस मेथड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर प्रिजर्व्ड बाय, तो जो प्रिजर्वेशन होती है मिल्क की, वो एक ऐसे प्रोसेस से होती है जिस प्रोसेस का नाम है पेस्चराइजेशन। इसको हम कहते हैं पेस्चराइजेशन, दूध का उबालना, पेस्चराइजेशन। उसके बाद है हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो हम पढ़ते हैं कि जो रेडियोथेरापी एक टेक्निक होती है और उसके अलावा कीमोथेरापी एक टेक्निक होती है। ये दो मेजर टेक्निक्स होती हैं जो कि कैंसर को के ट्रीटमेंट हम करते हैं इन दोनों थेरापीज से। जो कैंसर एक ऐसी डिजीज़ होती है जिनमें हम रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी यूज़ करके इस कैंसर को हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लांट हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल आर कॉल्ड। तो वो ऐसे प्लांट जिनमें हम फॉरेन जीन को इनकॉर्पोरेट करते हैं नॉर्मल सेल के अंदर ताकि वो मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हमें दे पाए और हमें हमारे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स हमें दे पाए, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। देन हमारे पास जो एड्स होता है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है ट्रीटमेंट बाय यूजिंग एटीनुएटेड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। तो ऐसी ट्रीटमेंट जिसमें हम एटीनुएटेड कल्चर, एटीनुएटेड हम कहते हैं ऐसा कल्चर जिसमें इनएक्टिव बैक्टीरियाज हम यूज़ करें, इनएक्टिव हों या फिर हम लेस एक्टिव हों, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अलाइव हों बट क्या हों, लेस एक्टिव हो, इनएक्टिव हों, तो ऐसी ट्रीटमेंट को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, वैक्सीन हम बनाते हैं बेसिकली उन्हीं माइक्रोब से, पर उन माइक्रोब्स को हम क्या कर देते हैं, एटीनुएट कर देते हैं, यानी कि उनको लेस एक्टिव बना देते हैं। फिर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, और फिर क्या होता है जब वैक्सीनेशन होती है तो फिर वो उनसे रिलेटेड क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ करती उनको प्रोटेक्ट करती हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज़, इनमें से कौन सी वायरल डिजीज़ नहीं है। तो काउपॉक्स जो है वो भी वायरल डिजीज़ है, मम्स भी वायरल डिजीज़ है, और उसके अलावा स्मॉल पॉक्स भी वायरल डिजीज़ है। जो टेटनस होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये कॉज करता है कोलेस्ट्राइडियम टेटनाई, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि टेटनस कॉज करता है। और टेटनस में होता क्या है, इसको हम लॉक जॉ भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल स्टिफ बन जाते हैं, यानी कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती मसल्स की, और जो विक्टिम होता है वो सही से खाना भी नहीं खा पाता और उसके अलावा कोई चीज़ स्वेलो भी नहीं कर पाता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नाउ अ डेज एवरी बोर्न गेट्स रेगुलर शॉट ऑफ वैक्सीन फॉर पोलियो, इट कंटेन्स डैश फॉर पोलियो टू मेक अ चाइल्ड इम्यून अगेंस्ट दिस डिजीज़। जो आजकल हमारे जो डेज हैं इनमें हम क्या करते हैं, जो नए बॉर्न बेबीज़ होते हैं इनको हम वैक्सीन लगाते हैं, जैसे कि पोलियो के लिए। उस वैक्सीन में होता क्या है बेसिकली, जो कि डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो उस डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ता है, उसमें होता क्या है, उसका आंसर क्या होगा करेक्ट, तो वो कहलाता है एंटीजन। ऐसा पार्टिकल जो कि हम वैक्सीनेशन में पुट करते हैं, जो कि क्या करता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उस पार्टिकल को हम कहते हैं एंटीजन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब इज कॉल्ड। तो ऐसे केमिकल्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब। तो इन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स।
ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारी बॉडी बनाती है ताकि वो क्या कर पाए, इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कर पाए। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हम बनवाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि क्या बनाते हैं, एक ऐसे केमिकल्स बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं ताकि एंटी बैक्टीरियल डिजीज़, जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनसे हम लड़ पाएँ। एंटीबायोटिक्स एंटी बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है विच साइंटिस्ट फर्स्ट डेवलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1796 एडी। तो वो जो था एडवर्ड जेनर था जिन्होंने ये एक टेक्निक हमें दी थी। एडवर्ड जेनर। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हम वैक्सीनेशन करते थे, जो कि पहली बार 1796 में एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। जब हुआ क्या था, स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ थी, वो बहुत स्प्रेड हो रही थी। इन्होंने बस ऐसे ही कोशिश की। काउपॉक्स एक दूसरी डिजीज़ थी। काउपॉक्स वाली जो डिजीज़ थी उसमें से थोड़ा सा लेकर जो माइक्रोब्स थे उनके, वो इंजेक्ट कर दी उस पर्सन में जिसको क्या थी, स्मॉल पॉक्स थी। तो उस वजह से वो जो स्मॉल पॉक्स वाला था वो ट्रीट हो गया। तो इस तरह क्या हुआ, काउ पॉक्स से हमने स्मॉल पॉक्स की क्या कर दी, ट्रीटमेंट कर दी। इससे हमने वैक्सीनेशन का वहाँ से स्टार्टअप हुआ, बिगिनिंग हुई। तो इसलिए वैक्सीनेशन का मतलब वेका, लैटिन लैंग्वेज है वेका, जिसका मतलब भी होता है काउ। देन हमारे पास सम फंजाई आर यूज्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड। जो कुछ फंजाई होते हैं एक एनवायरनमेंट के अंदर जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो बायोरेमिडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसके अलावा प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर पाएँ, पॉल्यूशन को दूर कर पाएँ। पॉल्यूशन को हम क्या कर पाएँ, दूर कर पाएँ। फिर बायोरेमिडेशन में भी हम क्या करते हैं, फाइटो रेमिडेशन पढ़ते हैं, माइक्रो रेमिडेशन पढ़ते हैं। वो उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। बट बायो रेमिडेशन एक ब्रॉड टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। वो क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं इनको पॉल्यूशंस को रिमूव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास दैट इज़ द इन सिटीज़ पर्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स इनॉर्मसली एडेड इनटू एटमॉस्फेयर। तो वो लेड होता है जो कि हमें ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, ये सारे धुआं, इनका लेड हमें हमारे लिए जो हार्मफुल है। उसके बाद है इन 1997 स्कॉटलैंड के अंदर जो क्लोनिंग सबसे पहले की गई थी वो किसकी की गई थी? तो सबसे पहले जो है वो क्लोनिंग वो एक शीप की गई थी जिसका नाम था डॉली शीप। डॉली शीप बिल्कुल उसके पेरेंट्स के जैसी थी। उसके बाद ही हमारे पास MCQs, दैट इज़ द विच इज़ करेक्ट पेयर। तो इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा होता है? वो ये है म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपको पता है म्यूटेशन और एवोल्यूशन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद को चेंज करते हैं। वो खुद को चेंज करते हैं, जिसे ही चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो एवोल्यूशन हो जाती है। वहाँ पर क्या हो जाती है, वो एवोल्यूशन हो जाती है। तो एवोल्यूशन और म्यूटेशन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। फिर इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।